नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां शोर में नहीं, खामोशी में जन्म लेती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस हौसले की जो इंसान को टूटने नहीं देता। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस कहानी के साथ एक नई दुनिया में चलिए। कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, एक पिलगॉड की यादें। अनुवादक बॉन्टूब। मैं कौन हूं? मैं हूं लॉन्गचेन। मैं वही लॉन्गचेन हूं जो आकाश की ऊंचाइयों को भी तुच्छ समझता था, अभिमानी 9 आकाशों का अद्वितीय पिलगॉड, औषधि देव। या मैं वो लॉन्गचेन हूं जिसे हर कोई धोखा देता है और सताता है। एक रीढ़ विहीन, निकम्मा और खेती कल्टीवेशन करने में असमर्थ कचरा। उसका मन भ्रम के भंवर में था और उसी समय उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द उठा। लॉन्गचेन अपने मन के अराजक विचारों को रोकने में असमर्थ था और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। चेनर, तुम आखिरकार जाग गए। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। अगर तुम ये शेखी बघारना चाहते हो कि तुम कितने मजबूत हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के साथ द्वंद्व ड्यूअल करने की क्या जरूरत थी। लॉन्गचेन के कान के पास एक दयालु और कोमल आवाज सुनाई दी। वो आवाज खुशी और सुकून से भरी थी, लेकिन अंत तक आते आते वो भावुक होकर भर्रा गई। लॉन्गचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई और उसके सामने एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। महिला की उम्र 30 के आसपास लग रही थी और वो बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों में कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खाती थीं। वर्तमान में वो महिला आंसू भरी आंखों से लॉन्गचेन को देख रही थी, जिनमें प्यार भरा था, जिससे लॉन्गचेन के दिल में गर्मजोशी का एहसास हुआ। बच्चे, तुमने अपनी माँ को डरा ही दिया था। जैसे ही महिला बोली, उसकी आंखें और लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। माँ? लॉन्गचेन ने इस परिचित लेकिन अजनबी चेहरे को देखा। उसने संशय में ये एक शब्द कहा। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। बच्चे, अपनी माँ को मत डराओ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? महिला का चेहरा तुरंत घबरा गया। इसी समय महिला के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसने लॉन्गचेन की जांच की और कहा, श्रीमती लॉन्ग, लॉन्गचेन के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है, इसलिए संभव है कि उसे अपनी यादें वापस पाने के लिए थोड़े आराम की जरूरत हो। ज्यादा चिंता ना करें, अभी मैंने युवा मास्टर को कुछ दवा दी है। औषधीय ऊर्जा अभी तक पूरी तरह से घुली नहीं है, इसलिए युवा मास्टर को थोड़ी देर और आराम करने दे। श्रीमती लॉन्ग ने चिंता के साथ लॉन्गचेन की ओर देखा। अनिच्छा से उसने अपना सिर हिलाया और बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे कमरे से बाहर चली गई। लॉन्गचेन ने बुजुर्ग व्यक्ति को दूर से धीरे से महिला को सलाह देते सुना। श्रीमती लॉन्ग, तथ्य यह है कि युवा मास्टर लॉन्ग अपनी जान बचाकर वापस आ गए हैं। यही अपने आप में असीम भाग्य की बात है। ज्यादा जोर न डालें। श्रीमती लॉन्ग ने कांपते हुए उत्तर दिया, मास्टर अल्केमिस्ट, कीमियागर का मतलब है कि मेरा बेटा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे अल्केमिस्ट कहा गया था, ने आह भरी। युवा मास्टर के पिछले मस्तिष्क को गहरा झटका लगा है। सच कहूं तो जाग पाना ही बहुत बड़ी बात है, हालांकि इसके दुष्प्रभाव निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में याददाश्त खोना काफी संभव है। वे दोनों धीरे धीरे और दूर चले गए, जिससे लॉन्गचेन अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जो उसे हल्का सा सुनाई दे रहा था वो श्रीमती लॉन्ग के सिसकने की आवाज थी। लॉन्गचेन ऊपर छत को खाली नजरों से ताक रहा था, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में गंभीर दर्द महसूस हो रहा था, खासकर उसके सिर के पीछे के हिस्से में जहां सूजन और टीस उठ रही थी। आखिर क्या हुआ था? मैं लॉन्गचेन हूं और श्रीमती लॉन्ग मेरी सगी मां हैं। फिर मुझे इतना अजनबी एहसास क्यों हो रहा है? और ये सारी उलझी हुई यादें कहां से आईं? मेरे पास यादें हैं कि मैं एक अभिमानी, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं, लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं एक अक्सर सताया जाने वाला और लूटा जाने वाला बेकार कचरा हूं। पिलगॉड लॉन्गचेन? कचरा लॉन्गचेन? असली मैं कौन हूं? क्या मैं पिलगॉड का पुनर्जन्म हूं, या मैं एक कचरे कमजोर व्यक्ति के साथ पिलगॉड की आत्मा का मिलन हूं? लॉन्गचेन का मन अंतहीन सवालों से भरा था। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लॉन्गचेन हूं। चाहे मैं पिलगॉड लॉन्गचेन हूं या पुराना लाचार लॉन्गचेन, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूं। मेरे पास यादों के 2 सेट हैं जो आपस में मिल गए हैं। मैं इस तरह की पागलपन भरी समस्या को कैसे ठीक करूंगा? इसके बजाय मुझे अब जो करने की जरूरत है वो ये है कि मैं खुद को जल्द से जल्द ठीक करूं। अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए उसने जल्दी से कई फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना ढूंढ लिए। उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थीं। एक हाथ 2 जगहों से टूटा हुआ था और सबसे गंभीर बात यह थी कि उसके पिछले मस्तिष्क में इतनी चोट थी कि उसके सिर की खाल का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था।
वह निश्चित रूप से एक अत्यंत क्रूर हमले का शिकार हुआ हूँ। हालांकि मेरे पास ऊर्जा को संघनित कॉन्डेंस करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर के 30 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन सुखद आश्चर्यचकित था। उसकी धुंधली यादों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, खासकर पिल कल्टीवेटर्स, औषधि साधकों के लिए। फायदा ही फायदा, चाहे वो पिल गॉड का पुनर्जन्म हो या उसकी आत्मा में केवल पिल गॉड की यादों का मिश्रण हो, वर्तमान उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ था। पिल गॉड पहले ही एक पूरा जीवन जी चुका था और अब उस कारण से उसके पास एक असाधारण मजबूत आत्मा थी। ये किस तरह की अद्भुत बात थी। हालांकि जब उसने ध्यान से अपने शरीर की जांच की तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मेरी आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट छीन ली गई है। मेरे पेट की आध्यात्मिक हड्डी, स्पिरिट बोन का भी एक टुकड़ा गायब है, जिसे खोदकर निकाला गया लगता है। और मेरे दिल में एक छेद है। आखिर कौन इतना निर्दयी होगा जिसने मेरी स्पिरिट रूट, स्पिरिट बोन और स्पिरिट ब्लड छीन लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं खेती कल्टिवेट क्यों नहीं कर सकता। लॉन्ग चेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसके पुराने स्वरूप से कहीं अधिक मजबूत थी। यह अब इतनी शक्तिशाली थी कि वो तुरंत इस रहस्य का पता लगा सके कि वो एक ऐसा अपाहिज क्यों था जो साधना नहीं कर सकता था। स्पिरिट रूट डैंटियन में स्थित थी। ये सभी साधकों का आधार थी। स्पिरिट रूट के बिना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। उसे साधना के लिए सोखना तो दूर की बात थी। स्पिरिट ब्लड वो चीज थी जिसके साथ लोग पैदा होते थे। ये रक्त का एक अंश था जो आपको जन्मजात प्रतिभा देता था। हालांकि मूल रूप से सभी लोग इसके साथ पैदा होते थे, लेकिन अधिकांश साधक इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। स्पिरिट बोन व्यक्ति के पेट के गड्ढे में पाई जाती थी और थोड़ी बाहर निकली हुई होती थी। साधारण लोगों के पास स्पिरिट बोन नहीं होती थी। साधकों में भी शायद 10,000 में से केवल एक के पास ये होती थी, जो उन्हें प्रतिभाशाली बनाता था। हालांकि लॉन्ग चेन की स्पिरिट बोन का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से गायब था और उस पर किसी के द्वारा खोदकर निकाले जाने के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा बेहद बदसूरत, क्रोधित हो गया। यदि उसकी यादें पूरी तरह से उलझी नहीं थीं, तो वो कैसे याद नहीं रख सकता था कि उसके शरीर के साथ ऐसा किसने किया था। हालांकि ये तीनों चीजें उसके लिए कीमती थीं, लेकिन शरीर से बाहर निकलने के बाद उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता था। यदि वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें इतना कठोर तरीका क्यों अपनाना पड़ा। इस तरह के तरीके का उपयोग करना उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करने जैसा था। हालांकि क्रोध केवल और अधिक क्रोध ही लाया, और चूंकि वो पहले से ही उन्हें खो चुका था, इसलिए क्रोधित होने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर होगा कि मुझे पता न चले कि ये किसने किया। लॉन्ग चेन गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। यदि उसके पास स्पिरिट बोन होती, भले ही वो मूर्ख होता, तो भी वो एक पूर्ण प्रतिभाशाली जीनियस होता। लेकिन अब किसी नीच कमीने ने उसे एक बेकार व्यक्ति बना दिया था, जो साधना करने में असमर्थ था, जिससे उसे अपमानित होना पड़ा और व्यावहारिक रूप से हर किसी से हिकारत भरी नजरें मिली। जब लॉन्ग चेन गुस्से में फटने ही वाला था, कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक सुंदर 13 वर्षीय कन्या अंदर आई। ये लॉन्ग चेन की दासी थी, जिसका नाम बाओ एर था। युवा मास्टर, दवा लेने का समय हो गया है। दवा? ये कौन सी दवा है? लॉन्ग चेन की नाक ने सूंघते हुए पूछा। ये वो चीज है जिसके लिए श्रीमती लॉन्ग ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह टाइगर बोन पिल, बाघ की हड्डी की गोली है, जो युवा मास्टर की चोटों को जल्दी ठीक कर सकती है, बाओ एर ने उत्तर दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे अलंकृत डिब्बे को खोला, जिससे अंदर की औषधीय गोली दिखाई दी। ऐसा कहा जाता है कि यह औषधीय गोली ग्रैंड मास्टर यून क्यू ई की ओर से आई है। इसकी औषधीय शक्ति बहुत प्रबल है। उस चीज को देखते हुए लॉन्ग चेन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस तरह के खिलौने को भी पिल गोली कहा जा सकता है। इसका आकार बेहद असमान था और यह मांस के लोथड़े की तरह लग रहा था। आकार की बात न भी करें तो इसका रंग पूरी तरह से काला था और इसमें चमक का नामो निशान तक नहीं था। यदि इसमें से बहुत हल्की औषधीय सुगंध नहीं आ रही होती तो लॉन्ग चेन को संदेह होता कि यह भेड़ की लीद का गोला है। काफी देर तक अपने हाथ में मौजूद उस चीज को घूरने के बाद लॉन्ग चेन ने आखिरकार आह भरी। कोई व्यक्ति जिसने औषधीय गोली के 80% से अधिक सार को खो दिया हो, वो फिर भी ग्रैंड मास्टर कहला सकता है? लॉन्ग चेन चकित था कि कोई इतनी नरम और लथपथ चीज कैसे बना सकता है। पिल्स को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और अद्वितीय श्रेणी। जहां तक उसके हाथ में मौजूद गोली की बात थी, इसे इन 5 श्रेणियों में गिना ही नहीं जा सकता था। लॉन्ग चेन को अचानक एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक दोषपूर्ण माल था। ये एक कचरा पिल थी। आमतौर पर
अल्केमिस्ट, कीमियागर निश्चित रूप से इस तरह की औषधीय गोलियां नहीं बेचते थे, क्योंकि वे अपने ग्राहकों को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अक्सर उन्हें औषधीय तरल पदार्थों में बदल दिया जाता था या सीधे फेंक दिया जाता था। युवा मास्टर, दिन में सपने मत देखिए। इस कीमती गोली को प्राप्त करने के लिए श्रीमती लॉन्ग ने अपने कीमती गहने तक बेच दिए हैं। आपको इसे जल्दी से ले लेना चाहिए, बाओ एर ने आग्रह किया। लॉन्ग चेन अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपनी माँ के बारे में उसकी धारणा ये थी कि वो उससे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो प्यार में डूबा हुआ था। ये उस हद तक था जहाँ उसकी माँ ने उसकी किसी भी मांग को कभी मना नहीं किया था। उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया था। उसने उसे तब जन्म दिया था जब वो अभी जवान थी। वो बड़ी होने के दौरान महान सुंदरता से संपन्न थी, लेकिन अब वो मुश्किल से 30 साल की थी और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां आ गई थीं। उन गहरी झुर्रियों को देखकर लॉन्ग चेन को पता था कि उसने उसके लिए बहुत अधिक त्याग किया था। अपने हाथ में मौजूद औषधीय गोली को देखते हुए उसने गौर किया कि भले ही ये एक दोषपूर्ण चीज थी, लेकिन कम से कम इसके अंदर की औषधीय सामग्री खराब नहीं थी। अशुद्धियों ने इसका 80% से अधिक हिस्सा घेर रखा था, लेकिन इसे उसकी चोटों को ठीक करने में कोई समस्या नहीं होगी। औषधीय गोली लेते हुए लॉन्ग चेन ने बाओ एर को आदेश दिया कि वो उसकी कोई भी खबर बाहर न निकलने दे, सिवाय उसकी माँ के। हालांकि बाओ एर को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्यों, फिर भी उसने लॉन्ग चेन पर भरोसा किया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। दवा लेने के बाद भले ही लॉन्ग चेन के पास औषधीय शक्ति को सोखने के लिए साधना, कल्टीवेशन का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसने अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक होने लगा। दूसरे दिन लॉन्ग चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी मांसपेशियों का व्यायाम किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उत्कृष्ट। हालांकि वो दवा काफी खराब थी, लेकिन औषधीय सामग्री स्वयं उच्च गुणवत्ता की थी। मेरे पिछले मस्तिष्क के अलावा मेरी अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं और बची हुई ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वो धीरे धीरे आईने की ओर चला। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने तलवार जैसी भौहों और चमकदार आंखों वाला एक साधारण सा सुंदर युवक देखा। लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। आज से मैं लॉन्ग चेन पिछला लॉन्ग चेन नहीं रहूंगा। मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन चलना अब कोई समस्या नहीं थी। लॉन्ग चेन कमरे से बाहर निकला और देखा कि सूरज पूर्व से निकल चुका है। 1 घंटे तक गहराई से विचार करने के बाद उसने बाओ एर को बुलाया और उसे ढूंढने के लिए औषधीय सामग्रियों की एक सूची दी। हालांकि बाओ एर के चेहरे के भाव थोड़े शर्मिंदा से हो गए। लॉन्ग चेन सोच रहा था कि बात क्या है, इससे पहले कि उसे जल्दी से याद आया कि वर्तमान लॉन्ग परिवार आर्थिक रूप से बहुत तंगी में था और बाओ एर के पास ऋण लेने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा उसकी मां को अपने गहने नहीं बेचने पड़ते, जो उसके असाधारण कीमती दहेज का हिस्सा थे। वर्तमान लॉन्ग परिवार पहले ही अत्यंत विकट स्थिति में गिर चुका था। अपनी जेब में टटोलते हुए उसे 80 से थोड़े अधिक चांदी के सिक्के मिले। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी सूची में शामिल औषधीय सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त था। बाओ एर ने लगन से काम किया और 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि वो औषधीय सामग्री खरीदने में सफल रही। लॉन्ग चेन तुरंत उन्हें मापने और अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने में जुट गया और फिर उन्हें एक बड़े कटोरे में उबालने लगा। 6 घंटे बाद एक बहुत गाढ़ा औषधीय तरल औषधीय सुगंध छोड़ रहा था। जैसे ही लॉन्ग चेन ने उस सस्ते औषधीय तरल वाले कटोरे में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं लॉन्ग चेन दूसरों से ऊपर उठूंगा, जिसकी शुरुआत औषधीय तरल के इसी एक कटोरे से होगी। क्या? अध्याय 2, नीच कमीना, डिस्पिकेबल स्कम। वो औषधीय तरल उसके पेट में गया और लॉन्ग चेन ने तुरंत अपने मन का उपयोग करके उस औषधीय ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में निर्देशित किया, जिससे वो उसकी हड्डियों में विलीन हो गई। सामान्य मार्शल आर्टिस्ट योद्धा औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उसे डैंटियन के अंदर इकट्ठा होने देते हैं और बाद में ही उसे पूरे शरीर में फैलाते हैं। हालांकि लॉन्ग चेन के पास स्पिरिट रूट नहीं थी, इसलिए उसका डैंटियन पूरी तरह से खाली था और उसमें ऊर्जा संचित करने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल इतना कर सकता था कि औषधीय ऊर्जा को हर कोशिका सेल में बिखरने दे। भले ही ये औषधीय तरल केवल साधारण जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन लॉन्ग चेन के सटीक मेल और अनुपात के कारण इसने आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय प्रभाव दिखाया। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, अनगिनत रोम छिद्र खुल गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कोशिका भुखमरी की स्थिति में थी और वे सभी पागलों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने लगी। धूम। लॉन्ग चेन के शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज आई। उसकी मूल रूप से बंद नसें, मेरिडियन जबरन खुल गईं और लॉन्ग चेन खुद को एक कराह निकालने से नहीं रोक सका।
जब दूसरे लोग साधना कल्टीवेशन करते हैं तो वे अपनी नसों को धीरे धीरे खोलने के लिए डैंटियन की और क्यूआई का उपयोग करते हैं, जिससे कोई दर्द नहीं होता। हालांकि लॉन्ग चेन ऐसा नहीं कर सकता था, वो केवल एक बाहरी ऊर्जा स्रोत का सहारा ले सकता था। यह ऊर्जा समुद्र के पानी की नदी में बहने जैसी थी। इसकी हिंसक और भयंकर प्रकृति ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी सहन कर सके। यह दर्द, मैं इस दर्द को हमेशा याद रखूंगा। लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने उसकी स्पिरिट रूट नहीं चुराई होती तो उसे ऐसा पागलपन भरा तरीका चुनने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता? बैंग, बैंग, बैंग। उसके शरीर से लगातार धमाके गूंज रहे थे, क्योंकि उसकी नसें एक एक करके खुल रही थीं। हर बार जब एक नस का रास्ता खुलता, तीव्र दर्द उसके शरीर को झकझोर देता। जब उसकी सभी नसें आखिरकार खुल गईं, तो लॉन्ग चेन लगभग कोमा में चला गया। उसे धीरे धीरे खुद को पुनर्जीवित करने से पहले पूरे 2 घंटे आराम करना पड़ा। अब जब दर्द बीत चुका था, लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसके पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के रोम छिद्र खुल गए हैं। उसके द्वारा ली जाने वाली हर एक सांस के साथ वो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। बेहतरीन, अब जब मेरी नसें खुल गई हैं तो मैं आखिरकार साधना का अभ्यास कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। उसकी नसों के खुलने के साथ वो अंततः अपने रोम छिद्रों के माध्यम से दुनिया से आध्यात्मिक की और क्यूआई को सोख सकता था, ताकि उसका शरीर और अधिक मजबूत हो सके। वास्तव में भले ही उसकी नसें अभी अभी खुली थीं, लेकिन उसे एक बदलाव ने उसके शरीर को ताकत से भर दिया। उसने एक घूंसा मारा और उसके साथ आने वाली हवा की सरसराहट ने लॉन्ग चेन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने वो दर्द बेकार में नहीं सहा था। साधारण कल्टीवेटर्स के लिए उन्हें पहले की सेंसिंग, क्यूआई सेंसिंग नामक क्षेत्र में प्रवेश करना होता था। केवल जब वेकी को महसूस करने में सक्षम होते थे, तभी वेकी कंडेंसेशन, क्यूआई कंडेंसेशन क्षेत्र में प्रवेश कर पाते थे। हालांकि लॉन्ग चेन ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक की के साथ खुद को जबरन जोड़ने के लिए औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके वह अपनी नसों को पूरी तरह से खोलने में सफल रहा था, जो एक ही कदम में की कंडेंसेशन में कदम रखने के बराबर था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने वास्तव में की कंडेंसेशन में कदम रखा था। यद्यपि उसका शरीर उस स्तर तक मजबूत हो गया था, लेकिन की कंडेंसेशन क्षेत्र में डेनेटियन के भीतर की के चक्रवात बनाना शामिल था। डेंटियन के बिना वो वास्तव में की कंडेंसेशन में नहीं था। भले ही मैंने अपनी नसें जबरन खोल दी हैं, लेकिन मेरा बेकार डेंटियन अभी भी की को रोकने में असमर्थ है। जब मैं दूसरों के साथ लड़ूंगा तो मैं इसे कुछ क्षणों से ज्यादा जारी नहीं रख पाऊंगा। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। लॉन्ग चेन अपनी नई यादों में खो गया। उसकी लगभग सभी नई यादें केवल औषधि विज्ञान, अल्केमी के बारे में थीं, लेकिन अंततः उसे एकमात्र ऐसी याद मिली जो मार्शल आर्ट से संबंधित थी। 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट, 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट। लॉन्ग चेन को सुखद आश्चर्य हुआ कि 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट व्यावहारिक रूप से उसी के लिए बनाया गया था। यह एक गुप्त तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की क्षमता को और भी अधिक निखारने में सक्षम थी। ये डेंटियन की नहीं बल्कि 9 सितारों 9 स्टार्स की साधना करती थी। वे 9 सितारे शरीर के भीतर समाहित थे। एक बार जब वे सभी बन जाते तो वे 9 डेंटियन के बराबर होते। जब उसने अपनी यादों में ये देखा तो वो खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने इस तकनीक को समझना जारी रखा, उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर बर्फ के ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट की साधना के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों, पिल्स की आवश्यकता थी। पहले सितारे फेंगफू स्टार को बनाने के लिए उसे व्यावहारिक रूप से अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि वो केवल हवा से ऊर्जा सोखने पर निर्भर रहता तो 100 साल भी उसे बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। पहले सितारे को बनाने के लिए उसे भारी मात्रा में औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में औषधीय गोलियों के बिना वो इसमें साधना नहीं कर पाएगा। उसका लोंग परिवार कंगाल था और उनके लिए इतनी बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां खरीदना नामुमकिन था। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना चाहिए, लॉन्ग चेन अपने आप से बड़बड़ाया। अपने कपड़े बदलने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। इस समय दोपहर बीत चुकी थी, लेकिन उसकी विशाल रियासत में अप्रत्याशित रूप से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे वो एक अत्यंत उजाड़ जगह लग रही थी। लॉन्ग चेन के पिता बॉर्डर सप्रेशन मार्क्विस थे। वह वर्तमान में बर्बर सीमा, बारबेरियन बॉर्डर पर गए हुए थे। लॉन्ग चेन और उसकी मां को पिछले कुछ वर्षों में शाही राजधानी में सभी से कई तिरस्कारपूर्ण नजरें झेलनी पड़ी थीं। हालांकि उनके पास एक कुलीन परिवार का पद था, लेकिन पहले की तुलना में वे पूरी तरह से निर्धन थे। उनकी पूरी संपत्ति में केवल 10 के करीब नौकरानियां थीं, जो उनके लिए कुछ अंशकालिक काम करती थीं,
क्योंकि वे अधिक लोगों को काम पर रखने का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये कहा जा सकता था कि पूरे अभिजात वर्ग में वे सबसे खराब स्थिति वाला परिवार थे और लॉन्गचेन खुद गरीबों में सबसे गरीब था। फिनिक्स क्राई एम्पायर वर्तमान में मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग में था। मूल रूप से हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लेकिन जैसा कि पता चला था, लॉन्गचेन के बेकार शरीर का मतलब था कि वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था, जिससे वो ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे हर कोई हिकारत से देखता था। लॉन्गचेन के विपरीत उसके पिता लॉन्गतियानश्याओ थे। वो अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत योद्धा थे और उनके बर्बर सीमा की रक्षा करने के कारण भले ही बर्बर कबीले क्रूरता से हमला करें, लेकिन उनमें फिनिक्स क्राई एम्पायर के भीतर आधा पैर भी रखने की हिम्मत नहीं थी। लॉन्गतियानश्याओ फिनिक्स क्राई एम्पायर की इस पीढ़ी के सैन्य देवता थे, जबकि लॉन्गचेन एक ऐसा कचरा था जो कि क्यूआई को महसूस तक नहीं कर सकता था। लोगों को ये महसूस करने से रोकना असंभव था कि इस शेर जैसे पिता का बेटा कुत्ते जैसा निकला। अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन लॉन्गचेन को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि उस दिन सैवेज मार्किस के बेटे झो याओयांग ने यह कहकर लॉन्गचेन का उपहास किया था कि वो अपने पिता का बेटा नहीं है। लॉन्गचेन का गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया था। झो याओयांग स्पष्ट रूप से उसकी मां को बेवफा कहकर अपमानित कर रहा था। लॉन्गचेन के गुस्से ने उसे सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया था और उसने लापरवाही में अपने प्रतिद्वंद्वी को ड्यूएल के लिए चुनौती दे दी थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी की कंडेंसेशन के 7वें स्तर का एक मजबूत व्यक्ति था, जबकि वो केवल एक साधारण व्यक्ति था जो की को महसूस करने में भी असमर्थ था। वो मूल रूप से खुद को अपमानित करने के लिए कह रहा था। नतीजतन बाद में उसे बेहोश होने और लगभग मरने की हद तक पीटा गया। उसे घर भेज दिया गया और इस खबर ने लॉन्गचेन को शाही राजधानी में काफी समय तक उपहास का पात्र बनाए रखा। अपनी रियासत छोड़कर लॉन्गचेन सीधे शाही राजधानी के 100 हर्ब मार्केट चला गया। वो ऐसी जगह थी जहां सभी प्रकार की कीमती औषधीय सामग्रियां बेची जाती थीं। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वो औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की स्थिति को समझना था। रास्ते में काफी लोग थे और जब उन्होंने लॉन्गचेन को पहचाना तो वे उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि लॉन्गचेन को अब इसकी आदत हो गई थी, लेकिन साथ ही वो मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके अपने पिता ने पूरी बर्बर सीमा को दबा रखा था, जो एक अद्भुत सराहनीय कार्य था जिसने पूरे साम्राज्य की रक्षा की थी। हालांकि उसके बदले उन्हें क्या मिला? इस माँ बेटे की जोड़ी को शाही राजधानी में बदमाशी और अपमानजनक नजरों का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था और लॉन्गचेन को लगभग पीट कर मार डाला गया था। इसे बदला, रिपेमेंट कैसे माना जा सकता है? जिन लोगों की रक्षा उसके पिता ने की थी, वे सभी उनके बेटे को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। क्या यही उसका प्रतिफल था? लॉन्गचेन ने अपने कदम तेज कर दिए। हालांकि वो इस तरह की नजरों से नहीं डरता था, लेकिन वो हमेशा थोड़ा उदास हो जाता था। लेकिन इसी क्षण उसका रास्ता अचानक लोगों के एक समूह ने रोक दिया। अय्या, क्या तुम वास्तव में लॉन्गचेन हो? मैंने सुना था कि तुम्हें उस हद तक पीटा गया था जहां तुम अपनी मां को भी नहीं पहचान सकते थे, तो तुम आज इतने जीवंत कैसे हो कि बाहर भाग आए? लॉन्गचेन के सामने एक 16 साल का किशोर था, जिसने भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और 2 गार्डों के साथ उसका मजाक उड़ा रहा था। ये व्यक्ति भी एक अभिजात वर्ग के परिवार में एक कुलीन उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुआ था और उसका नाम ली हाओ था। हालांकि अभिजात वर्ग के भीतर उसकी स्थिति ऊंची नहीं थी और उसकी हैसियत लॉन्गचेन की तुलना में अतुलनीय थी। आखिर फिनिक्स क्राई एम्पायर में कुलीनता और हैसियत गौण थी, क्योंकि ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ली हाओ सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था और अगर लॉन्गचेन को जाना था तो उसे उसके पास से गुजरना पड़ता। अगर ये पिछला लॉन्गचेन होता तो वो मुड़कर वापस चला जाता, लेकिन आज के लॉन्गचेन ने ली हाओ की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ते भी जानते हैं कि रास्ता नहीं रोकना चाहिए। लगता है कि तुम एक कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं हो। लॉन्गचेन, ऐसा लगता है कि तुम्हें वो सबक याद नहीं रहा जो मैंने पिछली बार तुम्हें दिया था। अगर तुम फिर से अपनी जान की बाजी लगाकर पिटना चाहते हो तो चलो मार्शल एरिना में लड़ते हैं। ली हाओ के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसे फिर से ताना मारा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम एक कुत्ते हो, बस जाओ और झो याओयांग के साथ गंदगी खाओ। लॉन्गचेन ने अपना सिर हिलाया। वह इस तरह के व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अपने मामलों को संभालना था, इसलिए उसने उसके चारों ओर से चलना शुरू कर दिया। लॉन्गचेन, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। ली हाओ खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक रहने वाला लॉन्गचेन वास्तव में इतने अडिग तरीके से व्यवहार करेगा कि उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने लॉन्गचेन का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लॉन्गचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी
लेकिन जैसे ही वो और कुछ कहने वाला था, एक व्यक्ति वहां आया और ली हाओ को कोसा। ली हाओ, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम आखिर कौन होते हो जो मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत करते हो? जो व्यक्ति आया था वो 18 साल का एक बेहद लंबा युवक था। उसकी ऊंचाई 7 फीट के साथ विशेष रूप से असाधारण थी, जो उन दोनों से एक सिर ऊंचा और बहुत डरावना था। शीफेंग, ये तुम्हारा काम नहीं है। सबसे अच्छा होगा कि तुम बीच में न पड़ो। जब ली हाओ ने शीफेंग को देखा तो वो केवल कमजोर होने के बावजूद भी सख्त होने का नाटक ही कर सका। शीफेंग भी एक कुलीन उत्तराधिकारी था जिसकी स्थिति लगभग उसके जैसी ही थी, लेकिन शीफेंग एक मजबूत व्यक्ति था जो कि कंडेंसेशन के 8वें स्तर पर पहुंच गया था, जबकि वो केवल 3रे स्तर पर था। इसके अलावा शीफेंग के पास जन्मजात ताकत, इनेट स्ट्रेंथ थी, जिसका मतलब था कि उसके समान पद के लोगों के बीच केवल कुछ ही उसके बराबर थे। इसलिए ली हाओ में शीफेंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। भाई लॉन्गचेन, मैंने सुना है कि उस कमीने झोउ याओयांग ने तुम्हें पीटा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूं? शीफेंग ने लॉन्गचेन की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव क्रोधित हो गए। लॉन्गचेन ने अपने सामने खड़े उस विशाल व्यक्ति को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। शाही राजधानी में शीफेंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे अपना भाई मानता था। नहीं धन्यवाद, मेरी दुश्मनी ऐसी चीज है जिसे मैं खुद चुकाऊंगा। बस इसके बारे में चिंता मत करो। लॉन्गचेन हल्का सा हंसा और शीफेंग के कंधे को थपथपाया। जब शीफेंग ने लॉन्गचेन को ऐसा कहते सुना तो उसने सोचा कि लॉन्गचेन शायद अपनी छवि के बारे में चिंतित होगा और इसलिए उसने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। चलो मेरे साथ टहलने चलो, लॉन्गचेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा और वो शीफेंग को टहलने के लिए ले गया। जब ली हाओ ने देखा कि उन दोनों ने उसे हवा की तरह समझा तो वो गुस्से में गाली दिए बिना नहीं रह सका। लॉन्गचेन, तुम छोटे कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे द्वंद्व लड़ो। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि ली हाओ ने ये कहा और वे रुक गए। लॉन्गचेन की आंखों की गहराई से एक तीव्र हत्यारी मंशा, मर्डरस इंटेंट निकली और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते हो? लॉन्गचेन की आवाज बेहद ठंडी थी। उसके द्वारा बोला गया हर शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह था, जिसने लोगों की हड्डियों में कंपकंपी पैदा कर दी। ली हाओ खुद को कांपने से नहीं रोक सका। किसी कारण से उसे लगा कि आज का लॉन्गचेन थोड़ा अलग है, लेकिन उसके बड़े बोल पहले ही बोले जा चुके थे। इसलिए अगर इस समय वो डरपोक की तरह व्यवहार करता तो वो पूरी शाही राजधानी का मजाक बन जाता। इसके अलावा वो बार बार लॉन्गचेन को सताने का आदी था, इसलिए उन अनुभवों के साथ उसने अपने दिल में उठने वाले डर के अंश को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं है, क्या तुम द्वंद्व स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? ली हाओ ने ऊंची आवाज में उपहास किया। कोई समस्या नहीं, हालांकि मैं कुछ दांव स्टेक्स जोड़ना चाहता हूं, लॉन्गचेन ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। दांव जोड़ना? हाँ, तुम्हारा लोंग परिवार लगभग खुद को खिलाने में असमर्थ है। तुम दांव के रूप में क्या निकालोगे? तुम अपनी पारिवारिक रियासत का उपयोग कर सकते हो, या कैसा रहेगा अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ? ली हाओ ने ठंडे स्वर में मजाक उड़ाया। हालांकि उसने जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया वो ये था कि लॉन्गचेन के मुंह के कोने पर एक कठोर मुस्कान थी जिसके पीछे कुछ छिपे हुए इरादे थे। भाई शी, क्या तुम मुझे अपनी मार्शल तलवार उधार दे सकते हो? लॉन्गचेन ने पूछा। ले लो। शीफेंग को इसे देने में थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार सौंप दी। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया और चुपचाप इस एहसान को अपने दिल में दर्ज कर लिया। ली हाओ की ओर देखते हुए उसने कहा, यह मार्शल तलवार उच्च गुणवत्ता की नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 8000 सोने के सिक्के है। आज के लिए मैं इसे केवल 5000 सोने के सिक्के गिनूंगा। अगर तुम जीतते हो तो तुम ये तलवार ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये कैसा रहेगा? ली हाओ का दिल दहल गया। शीफेंग की तलवार उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी थी और इसे एक मास्टर ने तैयार किया था। इसकी कीमत निश्चित रूप से कम 8000 सोने के सिक्के थी। आज इस मूर्ख लॉन्गचेन ने वास्तव में ऐसी चीज को दांव के रूप में उपयोग करने का फैसला किया था। ली हाओ ने मन ही मन खुशी से हंसना शुरू कर दिया था। उसने एक बार फिर उपहास किया, मुझे नहीं पता, अगर कोई हार गया तो क्या वो दांव से मुकर जाएगा? चिंता मत करो, मैं शीफेंग इसकी गारंटी दूंगा। शीफेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला। ठीक है, तो चलो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्शल एरिना चलते हैं। अगर आज मैंने तुम्हारे दांत नहीं तोड़ दिए तो भविष्य में मैं ली हाओ नहीं रहूंगा। ली हाओ बेहद उत्साहित होकर बोला। लॉन्गचेन का चेहरा अभी भी शांत था, हालांकि उसकी आंखों में कुछ अंधेरा दिखाई दिया। ली हाओ केवल झोउ याओयांग के कुत्तों में से एक था, इसलिए लॉन्गचेन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आजकल वे हमेशा उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आखिर इसके पीछे किस तरह की छिपी हुई साजिश थी?
हालांकि चाहे वो किसी भी तरह की साजिश हो, सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। लॉन्ग चेन सीधे शाही राजधानी के बाहर मार्शल एरिना की ओर चल दिया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोस्ट वी चैनल को, और कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हम अगले एपिसोड आपके लिए डालें और अगले अच्छे से अच्छे एपिसोड लाएं। धन्यवाद।